साथियों नमस्कार, मैं राकेश कुमार अग्रवाल कह के रहेंगे कि एक नए एपिसोड में फिर आप सबके सामने हाजिर हूं। साथियों, जीवन अगर बड़ा है तो मुश्किलें भी बहुत तेरी आती हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसने जीवन में मुश्किलों का सामना ना किया। और मुश्किलें जब आती हैं तो हमारे पास दो ही बातें होती हैं, या तो हम रोने के लिए बैठ जाएं या हम उनके लिए कोई रास्ता निकालें। और जो विलक्षण लोग होते हैं वो मुश्किलों में भी कोई ना कोई नया अवसर ढूंढ लेते हैं, कोई ना कोई नई ऐसी चीज़ ढूंढ लेते हैं जो उनके जीवन को और आगे बढ़ा देती है। ये इंसानों के साथ भी होता है, संस्थाओं के साथ भी होता है, सरकारों के साथ भी होता है, पूरी दुनिया में ऐसा होता है। इसलिए कहते हैं कि मुश्किलें भी अवसर लेकर आती हैं। तो साथियों, मुश्किलों पर घबराने की इतनी ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें उन अवसरों पर काम करने की ज़रूरत है जो आपके सामने क्रिएट हो गए। कोरोना को लेकर ही देख लीजिए साथियों, जो सैनिटाइजर और मास्क केवल हॉस्पिटल्स में गाहे बगाहे यूज हुआ करते थे, कभी किसी ने सोचा था कि आज पूरी दुनिया में मास्क की और सैनिटाइजर की इतनी ज़बरदस्त डिमांड हो जाएगी। तो साथियों, मुश्किलें बहुत सारे अवसर देती हैं। मैं आपको बात बता रहा हूँ, 1962 में भारत चीन से बुरी तरह से युद्ध हारा। कुछ समय बाद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का निधन होता है। लाल बहादुर शास्त्री को देश का प्रधानमंत्री बनाया जाता है। साथियों, 1965 में पाकिस्तान से युद्ध छिड़ जाता है। उस समय देश को आज़ाद हुए भी ज़्यादा वक्त नहीं बीता था। देश के पास खाद्यान्न का भी संकट था। जब लाल बहादुर शास्त्री ने जब अमेरिका से अनाज की मांग की तो अमेरिका ने अनाज देने से इनकार कर दिया। साथियों, तब लाल बहादुर शास्त्री को देश में देशवासियों से आह्वान करना पड़ा था कि हफ्ते में एक दिन आप व्रत रखें। साथियों, लेकिन अनाज की कमी, खाद्यान्न की कमी हिंदुस्तान के लिए एक अवसर जरूर देकर गई। और 70 के दशक में हम सब जानते हैं देश में हरित क्रांति का आगाज हुआ। आज हिंदुस्तान खाद्यान्न के मामले में न केवल आत्मनिर्भर है, बल्कि दुनिया के तमाम देशों में निर्यात कर रहा है। एक समय जब हम मांग रहे थे, हम गिड़गिड़ा रहे थे, हम भीख मांग रहे थे, हम हाथ फैलाए थे, हम झोली फैलाए थे। साथियों, बात कर रहा हूं जापान की। जापान की एक दिग्गज कंपनी है तोशिबा इलेक्ट्रॉनिक्स। तोशिबा तो यूं अस्तित्व में आई है 1939 में, लेकिन इसके पहले दो अलग अलग कंपनियां अलग अलग रूप में काम कर रही थी। 1930 में पहली वॉशिंग मशीन और पहला रेफ्रिजरेटर देने का श्रेय इसी को जाता है। साथियों, जब द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ा और जापान को जरूरत पड़ी रेडियो की, जापान को जरूरत पड़ी जनरेटर की, तो साथियों तोशिबा कंपनी बढ़ चढ़कर आगे आई। और तोशिबा कंपनी ने सरकार के लिए जनरेटर बनाना शुरू किए, रेडियो ट्रांजिस्टर बनाना शुरू किए और उनकी ज़बरदस्त आपूर्ति की। जबकि आपको जानकारी हो या ना हो कि इसके पहले तोशिबा जो है वो बल्ब बनाया करती थी और साथ साथ टेलीग्राफी के उपकरण बनाया करती थी। तो साथियों, मौका मिला और मौके को तोशिबा कंपनी ने कैश किया। साथियों, इसके बाद भी तोशिबा कंपनी ने लगातार रिसर्च करना जारी रखा। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि 1973 में 1973 में तोशिबा ने पहला 1 मेगाबाइट का DRAM मेमोरी चिप लॉन्च की, जो दुनिया में पहली बार हुई थी। 1995 में DVD लॉन्च किया तोशिबा ने। पर्सनल कंप्यूटर और लैपटॉप के लिए तोशिबा पूरी दुनिया में जानी जाती है। तो साथियों, अवसर मिले ना मिले, इसके लिए ज़्यादा रोने की ज़रूरत नहीं है। अगर कठिनाई का वक्त है, मुश्किल का वक्त है, और उस मुश्किल के वक्त को भी आप अगर कैश करते हैं तो बहुत आगे जाते हैं। तो साथियों, अगर औद्योगिकीकरण की बात करें जापान में,
तो तोशिबा को एक बहुत बड़ा क्रेडिट दिया जाता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन पूरी जापान में उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा तोशिबा कंपनी का रहा है। साथियों, मैं बात कर रहा हूँ आपसे हिंदुस्तान के राधा किशन दमानी की। जी हाँ, 1954 में जन्मे राधा किशन दमानी। राधा किशन दमानी जब थोड़ा युवा हुए, उन्होंने बॉल बियरिंग का कारोबार किया। साथियों, कारोबार में बुरी तरह फ्लॉप हुए, फेल हो गए, पूरा पैसा डूब गया और थोड़े कुछ दिन ही बीते थे कि उनके पिता का भी देहांत हो गया। राधा किशन दमानी के तो हालात बड़े विकट हुए थे, वो बहुत परेशान थे, क्योंकि उनके पिता पैतृक जो उनका काम था वो शेयर ट्रेडिंग का था। तो राधा कृष्ण ने पिता के उस शेयर ट्रेडिंग के कारोबार में हाथ आजमाया और साथियों उन्होंने फिर धीरे धीरे खूब पैसा बनाया। इतना पैसा बनाया कि फिर 2002 में उन्होंने एक नई शुरुआत की। हम सब जानते हैं हिंदुस्तान में रिटेल चेन का एक जाना माना ब्रांड है डी मार्ट। जी हाँ, दमानी मार्ट। साथियों, आज 119 से अधिक स्टोर खुल गए हैं डी मार्ट के। आप विश्वास नहीं करेंगे, रिलायंस और बिरला जैसे रिटेल चेन को उन्होंने बहुत पीछे छोड़ दिया है और उन्हें मौका मिला। आज वो दुनिया के टॉप 20 मिलियनियर में से शुमार किए जाते हैं। तो साथियों, उन्होंने कुछ मंत्र डेवलप किए और उन मंत्रों का भी एक बड़ा फर्क पड़ा। वो जिन सप्लायर्स से, जिन विक्रेताओं से माल खरीदते हैं, उन्हें अगले दिन भुगतान करते हैं। वो सस्ते दरों में सामान खरीदते हैं और कस्टमर्स को सस्ते दरों में सामान बेचते हैं। तो साथियों, फेलियर एक मुश्किल वक्त आया राधा कृष्ण दमानी के पास और राधा कृष्ण दमानी ने उस वक्त में रोने के बजाय एक नई शुरुआत की और पूरे देश में छा गई। एक और आपको बात करता हूँ साथियों, जापान की ही एक और कंपनी की बात करता हूँ। जापान की उस कंपनी का नाम है निंटेंडो। दुनिया में जो 2 गेमिंग की, वीडियो गेम की सबसे बड़ी कंपनियां हैं, उनमें से जापान की कंपनी है निंटेंडो। साथियों, निंटेंडो के कहानी के बारे में अगर आप जानेंगे, सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। निंटेंडो कंपनी की शुरुआत होती है कार्ड्स के साथ। ठीक ठाक कारोबार चल रहा था। 1959 में निंटेंडो ने डिज्नी के साथ एक कोलैबोरेशन किया और आप विश्वास नहीं करेंगे कि एक साल में 6,42,000 कार्ड निंटेंडो ने बेचे। 1964 तक सब कुछ अच्छा चल रहा था और इसके बाद एकाएक पूरा बिजनेस ठप हो गया, पूरा कारोबार ठप हो गया। साथियों, 1970 के दशक आते आते तक कंपनी बैठ गई। साथियों, निंटेंडो ने 3 अलग अलग क्षेत्रों में हाथ आजमाया। टैक्सी सर्विस में, वैक्यूम क्लीनिंग सर्विस में और साथियों इसके अलावा होटल बिजनेस में, और तीनों में फ्लॉप हो गया। साथियों, इसके बाद निंटेंडो ने शुरुआत की खिलौने बनाने की। सहयोग से ये शुरुआत बड़ी शानदार रही और जो पुराने दिन वो वापस लौटने लगे। उनका बनाया हुआ 1970 में खिलौना अल्ट्रा हैंड इतना पॉपुलर हुआ कि पूरी दुनिया में छा गया। साथियों, इसके बाद उन्होंने 1980 में वीडियो गेम के कारोबार में दखल दिया। साथियों, वीडियो गेम में 1980 में वो कारोबार में एंट्री लेते हैं और 1985 में आते आते वो वीडियो गेम के कारोबार में छा जाते हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे कि आज गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार टॉप 10 जो वीडियो गेम है उनमें से 4 वीडियो गेम निंटेंडो के हैं। तो साथियों, हम आपको ये समझने की बार बार ज़रूरत है कि मुश्किल वक्त हर किसी के साथ कभी ना कभी आता है, लेकिन मुश्किल वक्त में जो खड़ा हो जाता है वही योद्धा कहलाता है, वही विनर कहलाता है। साथियों, एक शेर के साथ अपनी बात समाप्त करने की कोशिश करूंगा कि मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, ख्वाबों के पर्दे निगाहों से हटाती हैं। हौसला मत हार गिरकर ओ मुसाफिर,
हौसला मत हार गिरकर वो मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं। ठोकर लगती है, ठोकर लगने का मतलब ये नहीं है कि हम वहीं ढेर हो जाएं। ठोकर लगने का मतलब ये नहीं है हम वहीं बैठ जाएं, और ठोकर मत लगने का मतलब ये नहीं है कि हम दोबारा खड़े नहीं हो सकते। साथियों, मुश्किलें आती हैं और कोई ऐसी दुनिया में नहीं है, मैंने कहा ना, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो संस्था हो, चाहे वो सरकारें हों, इस तरह के फेज से गुजरती हैं, लेकिन जो फिर नए इरादे के साथ आगे बढ़ती हैं वो वापस अपना मुकाम हासिल कर लेती हैं। तो साथियों, इस तरह की मुश्किलों से दो चार होने से घबराइए नहीं। कैसा लगा हमारा आज का यह वीडियो? सब्सक्राइब करिए चैनल को, लाइक करिए, कमेंट करिए, देखना ना भूलिए, दूसरों को भी दिखाइए। कैमरामैन मुकेश कुमार के साथ मैं राकेश कुमार अग्रवाल कह के रहेंगे नमस्कार।